मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे बोला कि यार अलंकार, तू एनसीईआरटी पढ़ा दे, आधुनिक भारत पढ़ा दे और भारत की विदेश नीति के बारे में बता दे। बहुत लड़के मतलब उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आधुनिक भारत क्या, मैं तो मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत भी पढ़ा दूंगा। और विदेश नीति के बारे में तो मैं 5 दिन बोलूंगा। कितनी घटिया हमारी विदेश नीति है इसके बारे में तो मैं 5 दिन बोलूंगा। लेकिन अभी अपन बात करते हैं, जैसे मेरे दोस्त ने मेरे बोला कि आधुनिक भारत के बारे में। तो आधुनिक भारत लगता कहाँ से है, आप ये बताइए। आधुनिक भारत लगता कहाँ से है? 1757 से आप बोलेंगे, प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों को बंगाल में आधिपत्य हो गया, दीवानी मिल गई। लेकिन इसकी नींव कहाँ से रखी गई? आधुनिक भारत की नींव रखी गई 1737 में, जब नादिर शाह ने दिल्ली लूटी 3 महीने, तख्ते ताऊ से कोहिनूर ले गया। उसी समय जब राजा अपनी गद्दी ही नहीं बचा पाएगा, तो जब भाई राजा की गद्दी ही नहीं बचेगी तो कौन बचेगा? तो हमारी नींव तो वहीं से चालू हो गई थी। फिर अंग्रेज फ्रांसीसी भारत की जो चाबी पांडिचेरी में खोज रहे थे, पुर्तगाली गोवा में खोज रहे थे, अंग्रेजों को वो चाबी गद्दारी की मिल गई कहाँ? बंगाल में, मीर जाफर। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, क्लाइव की 2500 की सेना और सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना, और क्लाइव जीत गया। ये थी मीर जाफर की गद्दारी का इनाम। और 1757 के बाद हम क्यों बोलते हैं आधुनिक भारत लग गया? क्या अंग्रेज हमसे आधुनिक थे? बिल्कुल। दूर से कट्टा से मारते थे, 80 रुपया में खेला हो जाता था। मतलब उस जमाने में 5 पैसे में खेला हो जाता था। और भी बहुत कुछ चीजों में वे कई चीजों का विकास कर चुके थे। तो आधुनिक भारत अंग्रेजों की ही देन है कि 1757 के बाद से आधुनिक भारत का काम चालू हुआ, और 1757 के बाद से आधुनिक भारत लगा। उसके पहले मध्यकालीन भारत लगता है। अब प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? प्लासी के युद्ध के बहुत भयंकर परिणाम हुए। अंग्रेजों को मिल गई कहाँ? बंगाल की दीवानी। उस समय बंगाल पूरा बंगाल था। बिहार और बंगाल तो जुड़वा बहने ही है, पूरा बांग्लादेश भी बंगाल था, बहुत बड़ा बंगाल था, आमार सोनार बांग्ला। तो देश का सबसे समृद्ध राज्य था, सबसे धनी राज्य था। उस बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई 1757 का युद्ध हारने के बाद। और अब बंगाल के लिए दीवान नियुक्त किए गए, 2 दीवान नियुक्त किए गए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शितौब राय। अब जब किसी भी क्षेत्र की दीवानी यानी टैक्सेस, राजस्व, सिविल सेवा, सिविल अधिकार मिल गए, भाई टैक्स, अंग्रेज टैक्स वसूलने लग गए। अब वो कोड़े मारने लग गए। अब राजा को तो कोई फर्क नहीं, राजा तो सिर्फ रक्षा डिफेंस के लिए बैठा है, बाकी तो सिविल अधिकार अंग्रेजों के पास है। और धीरे धीरे अब ये अंग्रेज क्या है, राजाओं के पास भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो ये थोड़ा और अंदर आए, ये बिहार से भी अंदर घुसे। फिर धीरे से इनके कुछ मक्कार गवर्नर आए जो डलहौजी टाइप के, जो राज्य हड़प नीति लाकर अवध को हड़प लिए, और भी कई ऐसे सूबों को हड़प लिए कि आप कानून ढंग से नहीं। अरे भाई, अंग्रेजी राज्य का कानून है, अंग्रेजी में चलाओ। अवध में क्या कानून चल रहा है वो अवध जानेगा। आप कैसे जानते हो कि अवध के नवाब ने आपने कुशासन का आरोप लगा दिया उसके ऊपर। और फिर ये धीरे धीरे राज्यों को हड़पने लग गए। अब जब दीवानी मिल गई तो ये पैसा वसूलने लग गए। अब धीरे धीरे 1764 के बाद बक्सर के बाद फिर अवध। अब ये लूटते लूटते आज, अब इनका ये नियम हो गया था कि प्रत्येक राजा को हम आपको आपकी राजगद्दी से नहीं हटाएंगे, आप अपनी गद्दी में बैठिए, लेकिन हमारी एक सेना रखनी पड़ेगी। तो रेजिडेंट आपको जितने भी, आज भी भारत में जितने भी बड़े शहर हैं, आपको हर जगह, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, लखनऊ, बड़े बड़े दिल्ली, मतलब देश के बड़े बड़े शहरों में आपको रेजिडेंट मिल जाएंगे। तो एक रेजिडेंट रखना पड़ता था, और एक स्थायी रूप से अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी हर राजा को। और ये जो ब्रिटिश कंपनी के जो बड़े अधिकारी होते थे, वे हर मामले में अपनी टांग अड़ाते थे। हमारे देसी रियासतों के राजाओं के हर मामले में टांग अड़ाते थे। और इन्हीं के चलते बार बार कभी अफगान मराठा युद्ध हो रहा है, कभी आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, सिर्फ अंग्रेजों की यही कूटनीति के कारण। हैदर अली, अरे हैदर अली, टीपू सुल्तान का लोग नाम लेते हैं, अरे टीपू सुल्तान तो कुछ नहीं है। हैदर अली ने तो कभी अंग्रेजों से हारे ही नहीं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली जीत गए थे, दूसरा कॉम्प्रोमाइज हुआ जो बाप बेटों ने लड़ा, और तीसरे में टीपू सुल्तान हार गया।
ये तीनों जो हुए। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी हराया, कुछ भी है, पुर्तगालियों को भी पीछे धकेला, गोवा से आगे नहीं बढ़ने दिया, फ्रांसीसियों को पांडिचेरी से आगे नहीं बढ़ने दिया, सूरत में कोठी, बंबई में कोठी। फिर धीरे से जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की शादी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड से हो गई तो बंबई दहेज में मिल गया अंग्रेजों को, तो 10 वार्षिक पाउंड में अंग्रेजों ने कंपनी को दे दिया बंबई। अब बंबई हो गया मुख्य, अब सूरत से हटके बंबई हो गया मुख्य व्यापारिक केंद्र। अब बंबई में से सारे व्यापार चलने लगे, बंबई मेन हब हो गया। तब से ही बंबई, आज भी बंबई आर्थिक राजधानी, उसी समय से फिर 7 बॉम्बे प्लान और ये सब चला, बहुत कुछ चला। अब धीरे धीरे अंग्रेज अपने पांव पसार रहे हैं भारत में। 1 दशक बीता, 2 दशक बीता, 1 सदी का पूर्वार्ध बीत गया। 1857 का समय आया, वो महान क्रांति हुई देश में कि जिसकी अलख फिर 1947 में जाके बुझी। महारानी लक्ष्मीबाई अगर महिला ना होती तो 1857 की क्रांति के सबसे बड़े नेता तात्या टोपे थे, सेनापति वही थे 1857 की क्रांति के। तात्या टोपे के बारे में तो अंग्रेजों ने डायरी में यहां तक लिखा है कि चंबल में ये ऐसे कूद जाते थे जैसे सांप। मतलब चंबल नदी देश की ऐसी नदी है जो भंवर बनाते हुए चलती है, बीहड़ों में चलती है। जैसे अंग्रेजों ने हैदर अली के बारे में, टीपू सुल्तान के बाप के बारे में लिखा था कि ये कावेरी नदी में टुकनी में बैठ के कूद के निकल लेते थे और अंग्रेज देखते ही रह जाते थे। तो 1857 की क्रांति हुई। इसमें भी बहुत लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, गद्दारों के नाम आते हैं, आज भी लोग बोलते हैं कि ये गद्दार है, वो गद्दार है। लक्ष्मीबाई के साथ धोखा हुआ। और शिवपुरी में जैसे ही तात्या टोपे तो इतने खतरनाक थे कि तात्या टोपे के लिए तो एकदम आदेश था कि जैसे ही पकड़ में आए तुरंत, तात्या टोपे को तो अंग्रेजों ने जैसे ही पकड़ा तुरंत तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिए, 1 सेकंड का देर नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वो 1 सेकंड की देरी भी करते तो तात्या टोपे की एक छलांग भी 10 फीट की होती थी, आप उनको पकड़ नहीं सकते थे, तात्या टोपे को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो ये 1857 की क्रांति की अलख लगा गए थे। अब देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है भाई। अंग्रेज तो अब पूरे देश में 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि अब ब्रिटिश क्राउन हुकूमत करने लग गया। अब कंपनी सिर्फ कंपनी, अब वो राजनीतिक काम अब ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। अब वायसराय हो गया, जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय हो गया। लॉर्ड कैनिंग के समय की बात है शायद तक, तो अब वो वायसराय हो गया। और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना है तो वो वायसराय उसी के लिए बना था, बैठने को। अब 1857 से बीतते बीतते इनका भाई क्रांति इनकी सब असफल हो गई, अंग्रेजों की चाल सफल हो गई। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन आ गया, बंग भंग, जिसका बहुत विरोध हुआ भाई। बंग भंग क्यों? क्योंकि बंगाल और बिहार का विभाजन किया जा रहा था, तो बंग भंग के लिए पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। फिर 1911-12 की बात है, दिल्ली को राजधानी बनाई गई। जॉर्ज पंचम आए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन उनके सामने सुनाया, जिसे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से BBC में भी लॉन्च किया गया। और महारानी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई, हिजाइनेस की उपाधि दी गई महारानी को। और 20-20 साल में महारानी का चार्टर तो आते ही रहता था, कानून बदलते। आज भी जो हमारा कानून है तो भारतीय अधिनियम 1935 का ही ज्यादातर चल रहा है, जो हमारा संविधान है उसमें बहुत कुछ अभी बदलाव करने की जरूरत है। तो अब दिल्ली राजधानी हो गई। इधर 1914 में तो प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। अब भारत को जबरदस्ती झोंक दिया गया। क्यों? भारत में तो गुलाम, जबरदस्ती। गांधी जी को तो यहाँ तक कहा गया कि वो अंग्रेजों के सार्जेंट हैं। भारत से गांधी जी भी बोल रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लो। अब भाई कहाँ से हिस्सा ले लें? भारत तो स्वयं अपना निर्णय लेने में कहीं से सक्षम है ही नहीं। अंग्रेज हम लोग को धोखे दे रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध में। फिर ये 1918 में खत्म हुआ। और इधर 1919 में इतना बड़ा कांड हो गया देश में, जलियांवाला बाग। 1919 की पैदाइश है इंदिरा गांधी की, और 1919 को ही हुआ जलियांवाला बाग कांड। उसके बाद जनरल डायर को तो उधम सिंह ने मार दिया, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट कितनी गलत आई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 300 लोग मारे गए थे,
और जबकि और भी कई कमेटियां हैं, कांग्रेस की कमेटी कारण कम से कम 1000 लोग मारे गए थे उस जलियांवाला बाग। आज भी जलियांवाला बाग में आप चले जाइए, जल्ली नाम के किसी व्यक्ति की संपत्ति थी वो जलियांवाला बाग, आज भी वहां वो निशान सरकार ने उसको उसी व्यवस्था में रखा है कि आप जाके देखेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। ऐसा दुर्दांत था जनरल डायर। फिर असहयोग आंदोलन 1920-21 में, हम ट्रेन में नहीं बैठेंगे, हम चिट्ठी का उपयोग नहीं करेंगे, तो उसमें भी बहुत लाठियां खाई हमने और ये सब चला। गांधी जी तो बैरिस्टर थे भाई, अपनी जवानी में तो पूरा बैरिस्टरी किए। वो तो जब आखिरी में अपने उम्र के मतलब तीसरे पड़ाव में उन्होंने सब वस्त्र फेंक के और खादी पहने, क्योंकि अपने जिंदगी की दोपहर में तो वो लंदन और साउथ अफ्रीका वकालत कर रहे थे, और नेहरू जी भी। ये तो जब संध्या होने लग गई जिंदगी की, तभी इनको देश समझ में आया कि देश भी गुलाम है और हम भी गुलाम देश के नागरिक हैं। और इन्होंने वस्त्रों की होली जलाई और आगे बढ़े भाई, देश के लिए लोगों को तैयार किया, अलग जलाई। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, गांधी जी चाहते तो इसको बचा सकते थे। तो ये एक बहुत विवादित विषय है और ये बहस का विषय है। इस पे बहस होनी चाहिए कि गांधी जी क्या भगत सिंह को बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे। फिर धीरे से 1942 में, 1942 से 47 का जो 5 साल का जो मूवमेंट था, ये बहुत खतरनाक था। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इतनी लाठियां, मतलब अब अंग्रेज भी समझ गए। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को आधा नंगा फकीर कह दिया, उसकी सरकार गिर गई ब्रिटेन में। मतलब वो 5 साल हमने इतने कष्ट देखे, आखिरी में ब्रिटेन में लिबरल पार्टी आई और क्लीमेंट एटली पीएम हुए और उन्होंने माउंट बेंटन को वायसराय बना के भेजा और देश की आजादी का पूरा प्रोस्पेक्टस, सब पूरा कागज पाथर तैयार किए और बताया कि अब भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा। ये वो जिन्ना भी वकील भाई, जिन्ना भी अपने मुस्लिम लीग के संस्था भाई, जिन्ना भी पहले नहीं थे, वो तो बाद में नहीं मालूम जिन्ना का किसने दिमाग घुमा दिया। नहीं, जिन्ना बिल्कुल भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे। हाँ, बिल्कुल भी जिन्ना पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे। फिर बड़ा मुश्किल से 1947 का वो दौर आया कि भारत को आजादी मिली। धन्यवाद। और अब विदेश नीति में बोलने की बात है तो विदेश नीति तो हमारी शुरू से इतनी घटिया रही है कि मतलब हम किसी भी देश से, हम अपने कमजोर देशों को छोड़ दे, बाकी जितने भी बड़े देश हैं सब हमसे कच्चा माल लेते हैं। जो देश कच्चा माल उत्पन्न करके ही शांत है, उसका पतन निभ्रांत है, निष्णांत है। भाई कच्चा माल हम पूरा दिए दे रहे, पूरा कोयला हमारा यहीं से निकल जाता है, सब जर्मनी चला जाता है, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इतनी कॉलोनियां, इतना सारा कच्चा, हम सिर्फ कच्चा माल दे रहे हैं हम तो। हाँ, भाई, और हमारी विदेश नीति ठीक है भाई, हम बोलते हैं कि चलिए हम ट्रेडिंग करेंगे, हम रुपए में ट्रेडिंग करेंगे, कि आपको कुछ हमसे चाहिए तो आप जाओ पहले रुपए लेके आओ, जैसे अमेरिका करता है।